तभी सोचा है, हम सुबह उठते हैं, रात सोने तक हमारे आसपास लगभग हर चीज में खनिज है, वो छोटी सी पिन हो या बड़े बड़े जहाज। हाँ, अरे हाँ, हमारे टूथपेस्ट में भी। हाँ बिल्कुल, टूथपेस्ट में देखिए, सफाई के लिए सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फिर वो कैविटी रोकने वाला फ्लोराइड, वो फ्लोराइड खनिज से आता है। अच्छा। और सफेदी? सफेदी के लिए टाइटेनियम ऑक्साइड, रूटाइल इल्मेनाइट जैसे खनिजों से। और हाँ, चमक के लिए थोड़ा अभ्रक भी। कमाल है। तो मतलब खनिज वाकई हमारी जिंदगी में रचे बसे हैं। जी हाँ, और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं, खनिज और ऊर्जा संसाधन से जुड़े कुछ पहलुओं पर। कोशिश रहेगी कि भारत के मुख्य खनिज, ऊर्जा स्रोत, उनकी जरूरत और चुनौतियों को संक्षेप में समझें। बहुत अच्छा। तो सबसे पहले, ये खनिज होते क्या है, मतलब वैज्ञानिक भाषा में? देखिए, भूवैज्ञानिक कहते हैं कि खनिज एक जैसा प्राकृतिक रूप से मिलने वाला पदार्थ है और उसकी एक तय अंदरूनी बनावट होती है। एक तय बनावट, मतलब जैसे हीरा बहुत सख्त और टैल्क एकदम नरम। बिल्कुल, यही विविधता है। और ये हमें मिलते हैं अयस्कों में। अयस्क मतलब वो चट्टानें या मिट्टी जिनमें खनिज इतनी मात्रा में हो कि उसे निकालना फायदेमंद हो। और ये अयस्क मिलते कहाँ है? क्या हर जगह एक जैसे? नहीं, अलग अलग जगह बनते हैं। जैसे आग्नेय और कायांतरित चट्टानें हैं, उनकी दरारों में, शिराओं में आपको टिन, तांबा, जिंक, लेड मिल सकता है। अच्छा, और जो परतदार चट्टानें होती हैं उनमें? हाँ, अवसादी चट्टानों की परतों में कोयला मिलता है, लौह अयस्क, जिप्सम, पोटाश, नमक, ये सब। फिर कुछ खनिज सतह की चट्टानों के टूटने फूटने से बचे रह जाते हैं, जैसे बॉक्साइट। और वो सोना, चांदी नदियों में मिलने की बात सुनी है? हाँ, वो प्लेसर डिपॉजिट्स कहलाते हैं। नदियों की तलहटी में या पहाड़ी ढलानों के बेस पर सोना, चांदी, टिन, प्लैटिनम मिल जाते हैं। और हाँ, समुद्र को मत भूलिए, नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमीन, मैंगनीज नोड्यूल, सब वहीं से। मैंने पढ़ा था कि भारत में इनका बंटवारा बड़ा असमान है, कहीं बहुत कुछ, कहीं बिल्कुल नहीं। हाँ, ये बात सही है। ज्यादातर कोयला, धातु वाले खनिज, अभ्रक, ये सब प्रायद्वीपीय पठार की पुरानी चट्टानों में है। उधर गुजरात, असम जैसे पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर पेट्रोलियम है। और राजस्थान? राजस्थान में कई अलौह खनिज मिलते हैं, लेकिन जो उत्तर भारत के विशाल मैदान हैं, वहां आर्थिक रूप से फायदेमंद खनिज कम है। इस असमानता से मतलब कुछ इलाके बहुत जरूरी हो जाते हैं, पर फिर पूरे देश तक संसाधन पहुंचाना भी एक चुनौती है। चलिए कुछ खास खनिजों पर आते हैं। लौह अयस्क, इसके बिना तो कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती है ना? बिल्कुल नहीं, ये तो उद्योगों की रीढ़ है। भारत में अच्छी बात यह है कि बढ़िया किस्म का मैग्नेटाइट और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हेमेटाइट दोनों मिलते हैं। और ये मिलते कहाँ हैं मुख्य रूप से? मुख्य पेटियां हैं ओडिशा झारखंड बेल्ट, फिर दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, दक्षिण में बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमबगलूर, तुमकुरू, जहां वो कुद्रेमुख की खानें थीं, और महाराष्ट्र गोवा बेल्ट भी है। लोहा तो ठीक है, पर स्टील के लिए मैंगनीज भी चाहिए। कहते हैं 1 टन स्टील में करीब 10 किलो लग जाता है। हाँ, लगभग इतना ही। और स्टील के अलावा ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक, पेंट, इनमें भी मैंगनीज का इस्तेमाल होता है। और एल्यूमिनियम का स्रोत बॉक्साइट, वो कैसे बनता है? बॉक्साइट असल में चट्टानों के अपघटन से बनता है, जो एल्यूमिनियम सिलिकेट वाली चट्टानों के टूटने फूटने से बचा हुआ पदार्थ होता है। हल्का है, मजबूत है, बिजली का सुचालक है। भारत में कहाँ मिलता है ये? इसके मुख्य भंडार है अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियां और बिलासपुर कटनी का जो इलाका है वहां है। ओडिशा आजकल इसका सबसे बड़ा उत्पादक है, कम से कम 2018-19 के आंकड़ों के हिसाब से। अभ्रक की भी बात कर लेते हैं। वो पतली पतली परतों में बट जाता है, बिजली के काम में बहुत आता है शायद। जरूर, अभ्रक की खासियत है उसकी, क्या कहते हैं, बेहतरीन परावैद्युत शक्ति, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और इंसुलेशन के गुण। बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग इसके बिना अधूरे हैं। इसके मुख्य इलाके कौन से? सबसे मशहूर तो छोटा नागपुर पठार की कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट है झारखंड में, फिर राजस्थान में अजमेर के पास, और आंध्र प्रदेश में नेल्लौर बेल्ट। लेकिन इन सब को निकालने का काम, यानी खनन, वो तो काफी खतरनाक भी होता है। धूल, धुआं, सेहत पर असर? हाँ, वो एक गंभीर पहलू है। खदानों से निकलने वाली धूल और जहरीले धुएं से फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं। खदान की छतों के गिरने का खतरा, पानी भर जाने का, आग लगने का, ये सब जोखिम तो हैं ही। और पर्यावरण पर भी असर पड़ता होगा? बिल्कुल, जल स्रोत दूषित हो जाते हैं, जमीन खराब होती है, और सबसे बड़ी चिंता यह है कि ये सारे खनिज सीमित हैं। इन्हें दोबारा बनने में लाखों साल लगते हैं, और हम इन्हें बहुत तेजी से खत्म कर रहे हैं। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है, एक तो योजना बनाकर टिकाऊ तरीके से इनका इस्तेमाल करना, दूसरा खनन की बेहतर और सुरक्षित तकनीकें अपनाना,
तीसरा, धातुओं को रिसाइकल करना, मतलब पुनर्चक्रण। और जहां मुमकिन हो इनके विकल्प ढूंढना। समझ गई। चलिए, अब खनिजों से आगे बढ़कर ऊर्जा संसाधनों पर आते हैं। खाना पकाने से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाने तक ऊर्जा तो चाहिए ही चाहिए। हाँ बिल्कुल। ऊर्जा के स्रोत मोटे तौर पर दो तरह के हैं। एक तो पारंपरिक, जैसे लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बिजली। और दूसरे गैर पारंपरिक, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा। भारत में कोयला सबसे अहम जीवाश्म ईंधन है ना? बिजली बनाने में तो बहुत इस्तेमाल होता है। हाँ, कोयला सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है और ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में इसका बड़ा हाथ है। ये मुख्य रूप से दो युगों की चट्टानों में मिलता है। एक गोंडवाना, जो करीब 20 करोड़ साल पुराना है। ये कहाँ है? ये ज्यादातर दामोदर घाटी, गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा घाटियों में है। और दूसरा है टर्शरी, जो थोड़ा नया है, करीब 5.5 करोड़ साल पुराना। ये उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलता है। कोयले के बाद पेट्रोलियम का नंबर आता है। जी हाँ, दूसरा प्रमुख ऊर्जा स्रोत। ये गाड़ियों के लिए ईंधन तो है ही, साथ में लुब्रिकेंट्स और कई उद्योगों जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स के लिए कच्चा माल भी देता है। मुख्य इलाके हैं मुंबई हाय, गुजरात में अंकलेश्वर और असम में डिगबोई, नहरकटिया। और प्राकृतिक गैस, सीएनजी, पीएनजी आजकल काफी सुनने में आता है। प्राकृतिक गैस अक्सर पेट्रोलियम के साथ ही मिलती है। इसे ज्यादा साफ ईंधन माना जाता है। घरों में, उद्योगों में ईंधन के तौर पर, बिजली बनाने में और हाँ, ट्रांसपोर्ट में सीएनजी के रूप में इस्तेमाल हो रही है। इसके भंडार कहाँ है? बड़े भंडार कृष्णा गोदावरी बेसिन में मिले हैं। मुंबई हाय और कैम्बे बेसिन में भी हैं। और वो हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर यानी एचवीजे पाइपलाइन है ना, वो देश की एक तरह से गैस लाइफलाइन है। पश्चिम और उत्तर भारत को जोड़ती है। लेकिन ये जो कोयला, पेट्रोलियम है, इन पर निर्भर रहने की अपनी दिक्कतें हैं। महंगा होना, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन की चिंता। शायद इसीलिए अब गैर पारंपरिक स्रोतों पर जोर है। निश्चित रूप से। जीवाश्म ईंधन सीमित हैं और पर्यावरण पर उनका असर भी दिख रहा है। इसलिए गैर पारंपरिक स्रोत बहुत जरूरी हो गए हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा। भारत में तो धूप काफी रहती है। बिल्कुल। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टिक तकनीक से सीधे धूप को बिजली में बदला जा सकता है। और पवन ऊर्जा? पवन ऊर्जा में भी भारत ने काफी तरक्की की है। तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक का पूरा क्षेत्र, फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, कई जगह बड़े पवन फार्म्स हैं। परमाणु ऊर्जा भी तो है? हाँ, परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम और थोरियम का इस्तेमाल होता है। यूरेनियम झारखंड और राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में मिलता है। थोरियम केरल के तट की मोनाजाइट रेत में काफी मात्रा में है। तो क्या भविष्य इन्हीं गैर पारंपरिक स्रोतों का है या फिर हमें कुछ और भी सोचना होगा? देखिए, ये स्रोत भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनके साथ साथ, बल्कि इनसे भी ज्यादा जरूरी है ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा बचाना। ऊर्जा बचाना। हाँ। विकास के लिए ऊर्जा तो चाहिए, लेकिन हमारी खपत भी लगातार बढ़ रही है। हमें ऊर्जा का इस्तेमाल समझदारी से करना होगा। कहा जाता है कि भारत अभी भी दुनिया के उन देशों में है जहां ऊर्जा का इस्तेमाल उतना कुशल नहीं है। हमें हर यूनिट ऊर्जा का सही उपयोग करना सीखना होगा। सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही रास्ता है। तो मतलब निष्कर्ष ये है कि हमारे पारंपरिक खनिज और ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं। उन्हें योजना बनाकर टिकाऊ तरीके से इस्तेमाल करना होगा, रिसाइकलिंग बढ़ानी होगी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को तेजी से अपनाना होगा। बिल्कुल सही। और इसी बात पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। सोचिएगा कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है और संसाधनों का जो असमान वितरण है, उसे देखते हुए देश की भविष्य की ऊर्जा और खनिज जरूरतें पूरी करने के लिए, और वो भी टिकाऊ तरीके से, क्या नए तरीके अपनाए जा सकते हैं। और हाँ, ये जो कहावत है ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है, इस पर भी सोचिएगा कि इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है।